24 दिसंबर 1999। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814, जो उम्मीद और छुट्टियों की खुशी का प्रतीक थी, ने काठमांडू, नेपाल से उड़ान भरी। इसका गंतव्य दिल्ली, इंडिया। इसमें अपने घर लौटने वाले परिवार, घूमने के लिए उत्सुक पर्यटक और अपने रोज के काम पर जाने वाले लोग सवार थे। उन्हें क्या पता था कि 36,000 फीट की ऊंचाई पर उनका इंतजार एक बुरे सपने को है। 5 आतंकवादी हथियारों से लैस और निर्दयी ने विमान का अपहरण कर लिया, त्योहारों की भावना को चकनाचूर कर दिया और विमान को अराजकता में धकेल दिया। भारत ने डर के मारे देखा, एक रूटीन फ्लाइट एक राष्ट्रीय संकट में बदल गई। नकाबपोश और हथियार लहराते आतंकवादी कॉकपिट में घुस गए। उनकी मांगें स्पष्ट थीं। मरे पर इस भयानक स्थिति में फंसे यात्री और चालक दल अब एक घातक खेल में मोहरे बन गए थे। अपहरणकर्ताओं द्वारा अपना दबदबा जमाते ही सभी के दिल दहशत से भर गए। उनके इरादे रहस्यमय थे। यह कोई साधारण अपहरण नहीं था। यह आतंक का एक ऐसा जालिम कार्य था जो भारत को हमेशा के लिए जख्मी कर देगा। जैसे ही अपहृत IC 814 ने उपमहाद्वीप में अपना रास्ता बनाया, सभी की निगाहें अमृतसर, भारत पर टिक गई। ईंधन कम होने पर विमान एक ऐसे पड़ाव पर रुका जिससे सब कुछ बदल सकता था। अपहरण की बेशर्मी से बेखबर इंडियाई अधिकारी कोई फैसला लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। क्या उन्हें बहादुरी भरा बचाव अभियान चलाना चाहिए? दांव पर बहुत कुछ लगा था। एक गलत कदम के भयानक परिणाम हो सकते थे। समय मानो थम गया था। अपहृत विमान अमृतसर में धावन पथ पर खड़ा था। दुनिया देख रही थी, अपनी सांस रोके हुए एक शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रार्थना कर रही थी। हालांकि संकट के त्वरित अंत का अवसर भारत की उंगलियों से फिसल गया। अपहरणकर्ता, जो लगातार अधीर और उग्र होते जा रहे थे, विमान को फिर से हवा में उड़ाने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे चूके हुए अवसर और बढ़ते डर का एहसास हुआ। बुरा सपना जारी रहा और इसके साथ ही भारत और विमान में फंसे लोगों के परिवारों का कष्टदायक इंतजार भी जारी रहा। अपहरणकर्ताओं की धमकियों और यात्रियों की बढ़ती निराशा से भरी एक कष्टदायक यात्रा के बाद IC 814 अफगानिस्तान के कंधार में उतरा। यह कोई और शहर नहीं था, यह तालिबान का GRH था, जो अपनी बर्बरता और आतंकवाद के समर्थन के लिए जाना जाता था। अपने इस दुर्दशा से पहले ही ट्रॉमा से गुजर चुके यात्री और चालक दल अब खुद को अराजकता के लिए मशहूर शहर में फंसा हुआ पाते हैं। तालिबान के नियंत्रण वाले इलाके में सुरक्षित पहुंचने पर अपहरणकर्ता अपनी कथित जीत पर इतरा रहे थे। उन्होंने अपना मंच अच्छी तरह से चुना था। अपने खेल में यात्रियों और चालक दल को बार्गेनिंग चिप्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। भारत, जो अब एक शत्रुतापूर्ण शासन और आतंकवादियों के साथ बातचीत करने की भयावह वास्तविकता का सामना कर रहा था, ने खुद को एक बेहद मुश्किल स्थिति में पाया। दुनिया देख रही थी, यह देखने के लिए इंतजार कर रही थी कि भारत इस अभूतपूर्व आक्रामकता का जवाब कैसे देता है। अब कैसे बात ही तनावपूर्ण बातचीत और यात्रियों को रिहा करने की बेताब अपीलों के बीच त्रासदी आ गई। रुपिन कात्याल, एक नवविवाहित युवक जो अपने हनीमून से घर लौट रहा था, अपहरणकर्ताओं की बर्बरता का शिकार बन गया। आतंकवादियों द्वारा उसकी बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई। उसके बेजान शरीर को कंधार में धावन पथ पर फेंक दिया गया। नृशंस हत्या के इस कांड ने भारत और दुनिया को हिलाकर रख दिया। रुपिन की मौत अपहरणकर्ताओं की क्रूरता का प्रतीक बन गई। इस भयावह कृत्य की मानवीय कीमत की एक कड़वी याद। भारत ने शोक मनाया। दुहक और गुस्से से भरा राष्ट्र रुपिन के लिए न्याय और बाकी बंदियों की सुरक्षित वापसी की मांग कर रहा था। भारत सरकार पर दबाव बढ़ता गया।
कार्रवाई की मांग तेज होती गई। पांचवा भाग, एक राष्ट्र बंधक बना, अपहरणकर्ताओं की मांगे। कंधार पहुंचने में अपनी सफलता से प्रोत्साहित और अपनी कट्टरपंथी विचारधारा से उत्साहित अपहरणकर्ताओं ने अपनी मांगे रखी। वे इंडियाई जेलों में बंद कई कुख्यात आतंकवादियों की रिहाई चाहते थे। ये कोई मामूली अपराधी नहीं थे, ये कठोर उग्रवादी थे जो अनगिनत हिंसा और खून खराबे के लिए जिम्मेदार थे। उनकी रिहाई आतंकवाद के लिए एक जीत होगी, विश्व पटल पर एक खतरनाक मिसाल कायम होगी। भारत ने खुद को एक असंभव स्थिति में पाया। आतंकवादियों को रिहा करना गले के नीचे एक कड़वा घूंट होगा, एक रियायत जो पूरे क्षेत्र में चरमपंथी समूहों को बोल्ड कर सकती है। हालांकि 150 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जिंदगी दांव पर लगी थी। समय निकलता जा रहा था और दुनिया देख रही थी कि भारत एक ऐसे फैसले से जूझ रहा है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। छठा भाग, एक राष्ट्र का भार, भारत की असंभव पसंद। भारत सरकार पर भारी दबाव था। बंदियों के परिवारों ने अपने प्रियजनों की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई। अंतरराष्ट्रीय समुदाय सांस रोके देख रहा था। हर विकल्प जोखिम से भरा हुआ लग रहा था। हर फैसला संभावित रूप से विनाशकारी था। क्या भारत को आतंकवादियों के साथ बातचीत करनी चाहिए, एक खतरनाक मिसाल कायम करनी चाहिए, या उन्हें अपने नागरिकों के जीवन को जोखिम में डालकर रहना चाहिए? राष्ट्र का भार भारत सरकार के कंधों पर था। यह बेहद पीड़ादायक फैसला लेने का क्षण था। विश्व पटल पर संकल्प की परीक्षा थी। पूरा देश प्रार्थना में लीन था, किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। दुनिया ने देखा कि भारत एक ऐसे कोने में फंस गया है जहां उसे एक ऐसा फैसला लेने के लिए तैयार होना पड़ा जो आतंकवाद के लिए उसकी प्रतिक्रिया को परिभाषित करेगा। सातवां भाग, आजादी खरीदी गई, इंसाफ नहीं मिला, आतंक की रिहाई। कई दिनों तक चली कष्टदायक बातचीत और पीड़ादायक विचार विमर्श के बाद भारत ने बंदियों के बदले 3 खूंखार आतंकवादियों को रिहा करने का दुखद फैसला लिया। यह गले के नीचे एक कड़वा घूंट था, एक रियायत जिसने राष्ट्र के मानस पर एक दाग छोड़ दिया। इन आतंकवादियों को जेल से आजाद घूमते देखना उस कीमत की एक दर्दनाक याद थी जो भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए चुकानी पड़ी थी। आतंकवादियों की रिहाई पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आईं। बंदियों के परिवारों के लिए राहत स्पष्ट थी। उनकी खुशी में अन्याय का एक कड़वा स्वाद घुला हुआ था। हालांकि कई लोगों ने इस फैसले पर सवाल उठाए, यह तर्क देते हुए कि इसने एक खतरनाक मिसाल कायम की है, आतंकवाद को पुरस्कृत किया है और चरमपंथी समूहों को बोल्ड किया है। बहस तेज हो गई, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, भारत को एक असंभव पसंद करने के लिए मजबूर किया गया था। आठवां भाग, जख्म जो रह जाते हैं। IC 814 के बाद बंदी अंततः अपने सप्ताह भर चले बुरे सपने से मुक्त होकर आंसू भरी मुलाकातों के लिए घर लौट आए। हालांकि उनकी दुर्दशा के निशान गहरे थे। उन्होंने आतंकवाद की बर्बरता, मानव जीवन के प्रति अपहरणकर्ताओं की उदासीनता को अपनी आंखों से देखा था। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया था, जो उन दर्दनाक दिनों के ट्रॉमा से चिह्नित था। भारत ने भी IC 814 के निशान सहे। अपहरण ने देश के सुरक्षा तंत्र में कमजोरियों को उजागर किया। आतंक के ऐसे बेशर्म कार्यों का प्रभावी ढंग से जवाब देने की क्षमता को उजागर किया। आतंकवादियों की रिहाई हालांकि निर्दोष जीवन को बचाने के लिए जरूरी थी, लेकिन एक कड़वा स्वाद छोड़ गई। इसने शांति की कीमत और आतंकवाद की लंबी परछाई के बारे में असहज सवाल खड़े कर दिए। 9वां भाग, त्रासदी से सीखना। एक राष्ट्र खुद को मजबूत करता है। IC 814 अपहरण ने भारत के लिए एक चेतावनी का काम किया। इसने राष्ट्र को अपनी कमजोरियों का सामना करने
आतंकवाद के लगातार मौजूद खतरे के खिलाफ अपने बचाव को मजबूत करने के लिए मजबूर किया। सरकार ने इस त्रासदी से सबक लेने के लिए दृढ़ से संकल्पित होकर देश के सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से कई सुधारों की शुरुआत की। हवाई अड्डों पर नए सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए, खुफिया जानकारी एकत्र करने को बढ़ाया गया और भारत के कुलीन आतंकवाद रोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को मजबूत किया गया। अपहरण ने आतंकवादी खतरों के लिए अधिक मजबूत और समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता को उजागर किया था और भारत ने फिर कभी बेखबर न रहने की ठान ली थी। 10वां भाग, फिर कभी नहीं। IC-814 की विरासत। IC-814 अपहरण भारत के इतिहास में एक काला अध्याय बना हुआ है। यह आतंकवाद की मानवीय कीमत, उस डर की एक कड़वी याद दिलाता है जिसे वह पैदा करना चाहता है और वैश्विक सुरक्षा के लिए उसके द्वारा पेश की जाने वाली चुनौतियों को दर्शाता है। हालांकि यह मानवीय आत्मा के धैर्य, परिवारों के अटूट प्यार और अपनी गलतियों से सीखने के लिए एक राष्ट्र के दृढ़ संकल्प का भी प्रमाण है। IC-814 की विरासत कमजोरी और लचीलापन दोनों की है। इसने भारत को अपनी कमजोरियों का सामना करने, अपने बचाव को मजबूत करने और आतंकवाद से निपटने के लिए अधिक सक्रिय दृष्टिकोण विकसित करने के लिए मजबूर किया। IC-814 की याद एक निरंतर अनुस्मारक का काम करती है। फिर कभी नहीं।